हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो हमने शुरू की हुई हैं 10, उसमें आज हम 5th नंबर पे जो इक्वेशन पढ़ने वाले हैं वो इक्वेशन है कार्बिल एमीन रिएक्शन। जैसा कि नाम से आपको मालूम है, कार्बिल एमीन जनरली आइसोसाइनाइड को कहा जाता है। कार्बिल एमीन रिएक्शन को आप पढ़ेंगे जब आप हैलोजन डेरिवेटिव्स लेते हैं उस कंडीशन में, जब आप एमीन्स पढ़ते हैं उस कंडीशन में, हैलो डेरिवेटिव्स में क्लोरोफॉर्म में, और एमीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन को डिस्टिंग्विश करने वाली रिएक्शन में कार्बिल एमीन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब कार्बिल एमीन से मतलब तो आपको समझ आ गया कि कार्बिल एमीन आइसोसाइनाइड को कहा जाता है और ये एक आइसोसाइनाइड की रिएक्शन। देखते हैं हम कि हमारी कार्बिल एमीन कहती क्या है। जब हम कार्बिल एमीन रिएक्शन को देखते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, और जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं कि आपको सबसे पहले लेना है क्लोरोफॉर्म। अब हम जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म कहते हैं CHCl3 को ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन का जो कॉमन नेम है यह है क्लोरोफॉर्म। जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन एनिलीन और प्राइमरी एमीन, देखिए एनिलीन और स्पेशली एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है, मगर एनिलीन यदि हम रिएक्टेंट में यूज़ करते हैं तो जो स्मेल होती है कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड की, वो बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेलिंग होता है। इसलिए प्रेफर किया जाता है कि हम एरोमेटिक लें। एरोमेटिक से वैसे भी मतलब स्मेलिंग सब्सटेंसेस से होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार सिर्फ एनिलीन ही लें, हम कोई भी प्राइमरी एमीन ले सकते हैं। और हम जानते हैं कि प्राइमरी एमीन RNH2 को कहते हैं, और यदि एनिलीन की बात आती है तो एनिलीन में जब बेंजीन रिंग का एक हाइड्रोजन NH2 से रिप्लेस हो जाता है तो इसे एनिलीन कहा जाता है। एनिलीन ये कॉमन नेम है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। एमिनो बेंजीन कहने से जो कंडीशन है वो एकदम क्लियर हो जाएगी, मगर पेपर में एनिलीन ही होगा। और इसकी रिएक्शन जब अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे, जब भी अल्कोहलिक KOH होता है हमेशा ध्यान रखिए जो कंपाउंड है वो आप यदि कंपाउंड की तरफ ध्यान से देखेंगे तो कहीं एलिमिनेशन होगा। अल्कोहलिक KOH शो ही करता है कि रिएक्शन में एलिमिनेशन हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो कार्बिल एमीन रिएक्शन का की पॉइंट क्या था? प्राइमरी एमीन एलिफेटिक और एरोमेटिक रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म, कंपल्शन है क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3। अनदर कंडीशन क्या थी आपके पास? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH था यानी एलिमिनेशन तो था ही, तो हमें ये पॉइंट समझ आ गए। तो जब इनके साथ ये रिएक्शन की जाती है तो एक बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल का कंपाउंड आइसोसाइनाइड या कार्बिल एमीन बनता है। अब जब हम कार्बिल एमीन की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा हम इसे रिएक्शन के पैटर्न में देख लेते हैं। हम यहाँ ये देख लेते हैं कि जो हमारी रिएक्शन थी वो हमें क्या बतला रही थी। हमने लिखा प्राइमरी एमीन, तो जब हम प्राइमरी एमीन की बात करेंगे तो प्राइमरी एमीन में आपको सिर्फ एक चीज़ को ध्यान देना है, ध्यान से सुनिए। आपको मालूम है कि अमोनिया है ये, जब अमोनिया का एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और इसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है। और एरोमेटिक में एराइल, यदि हम देखें एरोमेटिक में तो यहाँ पर हम फेनिल या C6H5 ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास प्राइमरी एमीन में यदि हमने एनिलीन लिया है तो फॉर्मूला है C6H5NH2, ठीक है। ऑफेंसिव स्मेल, बहुत बुरी स्मेल के लिए एरोमेटिक को प्रेफर किया जाता है। एलिफेटिक में भी होती है मगर कंपैरेटिवली कम होती है। तो आपने लिया एनिलीन रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली। स्ट्रॉन्ग एल्कली है वो NaOH या KOH कुछ भी हो सकता है। अब
यहाँ मैं डायरेक्ट रिएक्शन करके बता रही हूँ आपको, डायरेक्ट इसलिए जिससे कि पेपर में प्रॉब्लम ना हो, सीधे सीधे पहचान लें। मैकेनिज़्म पे हम बात करेंगे कि कैसे होगा, उस पर एक एक स्टेप को आगे लेंगे। अब यहाँ पर 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ थ्राइस KCl बनाकर फ्री हो जाते हैं। चलिए, अब ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन है और क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है, तो 3 हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 OH ग्रुप गिव्स थ्राइस H2। तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचा हुआ है C6H5, इससे अटैच्ड है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से C, ये आइसोसाइनाइड है। आप इसे डायरेक्ट फॉर्म में C6H5NC लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या डेटिव बॉन्ड है। इसकी जगह पर आप एक सिंपल रिएक्शन, ये यहाँ पर हमने ये किया था एनिलीन से, एनिलीन यानी एमिनो बेंजीन, हम इसकी जगह एलिफेटिक भी ले सकते हैं। सपोज एलिफेटिक में था हमारे पास C2H5NH2 रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH और KOH, कुछ भी होगा। अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक का मतलब है एलिमिनेशन वाले रास्ते पर चलेगी ये रिएक्शन। अल्कोहलिक KOH का सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं अनसेचुरेशन प्रेजेंट होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें अनसेचुरेशन होगा। अनसेचुरेशन होगा मीन्स मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, डबल या ट्रिपल। तो रिएक्शन विथ अल्कोहलिक एल्कली और अल्कोहलिक NaOH और KOH के साथ किया तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो था C2H5NC प्लस थ्राइस NaCl प्लस थ्राइस H2। तो यहाँ पर तो रिएक्शन हमने डायरेक्ट पहचान ली। कैसे? हमने जितनी कार्बन वाली एमीन ली थी उतनी ही कार्बन वाला आइसोसाइनाइड बना। अब आप ये कहेंगे कि भाई इसमें एक कार्बन तो इंक्रीज हो गया। देखिए, कार्बन इंक्रीज हुआ मगर कार्बन से अटैच्ड कार्बन इंक्रीज नहीं हुआ, नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हुआ, नाइट्रोजन के थ्रू कार्बन अटैच है, तो इसलिए नॉमेनक्लेचर में उसे काउंट नहीं किया जाएगा। NC बना है, इसे CN नहीं लिखा जा सकता। अब कैसे हुई ये रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म क्या थी, अब हम थोड़ा सा इस बात पर डिस्कस करेंगे। सेकंड नंबर पे हम ये बात डिस्कस करेंगे कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इस बात को ध्यान देते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड है वो प्योरली कोवेलेंट होता है। यदि प्योरली कोवेलेंट होता है तो यहाँ पर मैंने आपसे ये बोला कि जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन था ये एसिडिक हो गया। कैसे हुआ एसिडिक? यहाँ कौन सा इफेक्ट लगा? ऐसी कौन सी कंडीशन थी कि क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन ने प्रोटॉनिक बिहेवियर शो किया? चलिए ध्यान देते हैं। तो रिएक्शन शुरू की हमने, तो हमारी रिएक्शन हमें ये बता रही थी, हम सबसे पहले क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे और फिर मैकेनिज्म की बात करेंगे। हमने कंडीशन ली थी अल्कलाइन मीडियम में, और अल्कलाइन मीडियम था यानी NaOH या KOH, हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो NaOH था ये NaOH आयनाइज हो गया Na प्लस OH माइनस में, ठीक है। थोड़ा सा रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिए। आपने देखा क्लोरोफॉर्म के स्ट्रक्चर को ओपन करती हूँ मैं, ओपन किया ये। अब आप जानते हैं कि कार्बन से अटैच्ड कार्बन और कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेम कंसीडर किया जाता है, मतलब नहीं होता। जो नेचर कार्बन कार्बन का है वही नेचर कार्बन हाइड्रोजन का है। जब ये माना गया होता नहीं है, जब ये माना गया तब हमने ऑर्गेनिक को पढ़ना शुरू किया। हाइड्रोकार्बन की स्टडीज़ में जो चेंजेस आए वो इसके बाद आए। अब आपने यहाँ पे देखा कि कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है और हम इसे प्योरली कोवेलेंट कहते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोटॉनिक कैसे हो गया, या यहाँ का हाइड्रोजन H+ में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो यहाँ का हाइड्रोजन H+ में कन्वर्ट हुआ कुछ इस तरीके से कि आप जानते हो कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन की नेगेटिविटी हाई है, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ। यदि क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ तो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर था। यदि
क्लोरीन नेगेटिव था मीन्स कार्बन पे प्लस चार्ज था, और यदि कार्बन पे प्लस चार्ज था तो कार्बन की नेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन लूज करने के कारण इंक्रीज हो गई, और यदि कार्बन की नेगेटिविटी इंक्रीज हुई तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला ये प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन C plus, हाइड्रोजन हैज़ ए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। चूँकि कार्बन प्लस हुआ, कार्बन प्लस क्यों हुआ? क्योंकि वो क्लोरीन से अटैच था। क्लोरीन क्या था? क्लोरीन पे माइनस चार्ज आ रहा था, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन की नेगेटिविटी हाई थी। तो क्लोरीन की नेगेटिविटी हाई होने से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, मगर नेगेटिव चार्ज आने से कार्बन पे प्लस आया। कार्बन पे प्लस आने से कार्बन की नेगेटिविटी इंक्रीज हुई। नेगेटिविटी इंक्रीज होने से उस कार्बन ने अपने से अटैच्ड हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और जैसे ही अट्रैक्ट किया तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये जो कार्बन था, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन माइनस हुआ और हाइड्रोजन प्लस हो गया। तो प्लस का प्लस पर रिपल्शन बढ़ा, और जैसे ही प्लस का प्लस पर रिपल्शन बढ़ा H प्लस फ्री हो गया, और यहाँ पे बना CCl3 माइनस। अब जो ये CCl3 माइनस था ये एक अनस्टेबल स्पीशीज़ है। ये CCl3 माइनस डिसोसिएट हुआ CCl2 प्लस Cl माइनस में, और CCl2 इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ को ऑर्गेनिक में इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। यहाँ पर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ अटैच थे। यदि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की जानकारी है तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि 2 बॉन्ड क्लोरीन के साथ अटैच हैं और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाइक्लोरोकार्बीन के फॉर्म में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं? 6। तो ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिखे हैं इन्हें आप इलेक्ट्रॉन रिच नहीं मानेंगे, ये एक डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, और नाम है डाइक्लोरोकार्बीन। तो मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट स्टेप ये हुआ कि हमने जो अल्कली लिया था वो आयनाइज हुआ OH माइनस में, और इस OH माइनस ने क्लोरोफॉर्म के H+ से रिएक्शन करके H2O बना दिया, और H2O बनाने के बाद हमारे पास एक अटैकिंग स्पीशीज़ जनरेट हुई, और इस अटैकिंग स्पीशीज़ का नाम था डाइक्लोरोकार्बीन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल स्पीशीज़ है। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये अल्कलाइन मीडियम था, और नंबर 2 कि क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसिडिक था। क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एसिडिक क्यों था? क्योंकि क्लोरोफॉर्म से अटैच्ड क्लोरीन पे -I इफेक्ट था। ये बात मान लीजिए, ठीक है। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि आपने जो कार्बल एमीन रिएक्शन करनी है, उस कार्बल एमीन रिएक्शन में जो अटैकिंग स्पीशीज़ है वो डाइक्लोरोकार्बीन है। याद रखना है इस बात को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही होगा। क्लोरोफॉर्म नहीं है अटैकिंग स्पीशीज़, अटैकिंग स्पीशीज़ क्या है? डाइक्लोरोकार्बीन। चलिए अब हम इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ये बात समझ आ चुकी है। तो जब हम रिएक्शन को आगे लेते हैं तो हमारे पास क्या आया? हमने ले लिया प्राइमरी एमीन कोई भी। सपोज़ हमारे पास जो प्राइमरी एमीन था, जो रिएक्शन में प्राइमरी एमीन था हमारे पास, वो था RN प्राइमरी एमीन है हमारे पास RnH2, ठीक है। आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। हाइब्रिडाइजेशन में नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। अमोनिया हो, एमीन हो, ये सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, पिरामिडल ज्योमेट्री है, ये मान के चलते हैं। अब जो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमीन का नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, वैसे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी तरफ एक एल्काइल ग्रुप अटैच है और एल्काइल ग्रुप पर +I इफेक्ट है। यानी अमोनिया के रिस्पेक्ट में एमीन का
लोन पेयर देने की टेंडेंसी कंपैरेटिवली हाई है। ये बात मान रहे हैं, यानी ये बेस हुआ, ठीक है, ये लुईस बेस है। अब इसकी रिएक्शन जो हम डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, तो डायरेक्ट रिएक्शन में हमने क्या किया था, एक बार आप पूरी रिएक्शन को देख लीजिए फिर से। यहाँ पर हमने जब प्रोडक्ट बनाया तो RNC बन गया, RNC। हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ KCl था और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर था। ये तो डायरेक्ट रिएक्शन कर दी हम, NC बना दिया। ये कार्बेलेमीन टेस्ट था। अटैकिंग स्पीशीज़ में कैसे रोल हुआ? अब जो गलती होगी वो यहाँ पर होगी कि हमारे पास कार्बेलेमीन रिएक्शन में जो रिएक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए क्लोरोफॉर्म का कौन सी स्पीशीज़ पार्टिसिपेट कर रही थी। गलत होना क्वेश्चन वहीं से शुरू होता है। तो चूँकि आपने अभी क्लोरोफॉर्म में देख लिया कि क्लोरोफॉर्म के डिसोसिएशन से डाइक्लोरोकार्बीन कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। अब हम इसी रिएक्शन को इस पैटर्न पर लेते हैं। हमारे पास था RNH2। चूँकि मैकेनिज़्म है तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख लेते हैं। ओपन करके लिखने से बात ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आती है। इसकी रिएक्शन कर दी हमने डाइक्लोरोकार्बीन से। ये हमारा डाइक्लोरोकार्बीन है। डाइक्लोरोकार्बीन को आप इलेक्ट्रॉन रिच नहीं मानेंगे। डाइक्लोरोकार्बीन क्या है? डाइक्लोरोकार्बीन एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये न्यूट्रल है। तो यहाँ पर इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपना लोन पेयर देकर इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ के साथ अटैच हुआ। तो कंडीशन क्या हुई हमारे पास? स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ओपन करके लिखें। ओपन करके लिखने से बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। अब आपने देखा कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, तो नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया? ओनियम में। जैसे ही नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया और कार्बन पे माइनस आ गया। अब नाइट्रोजन पे प्लस आ गया तो नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन पर रिपल्शन लगा, प्लस का प्लस पे रिपल्शन हुआ, और जैसे ही प्लस का प्लस पर रिपल्शन हुआ -H+, ये रिमूव हो गया यहाँ से। और इसके रिमूव होने से क्या बना हमारे पास? RNHCCl2। और यहाँ पर क्लोरीन पर माइनस चार्ज था। आपने देखा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका इस पर वापस आ चुका है, ठीक है। अब कंडीशन क्या हुई? नेक्स्ट स्टेप में ये जो Cl था, ये Cl फ्री हो गया। तो यहाँ पे Cl-, क्योंकि माइनस का माइनस पर रिपल्शन बढ़ेगा। यदि माइनस का माइनस पर रिपल्शन बढ़ा तो एक क्लोरीन आयोनाइज हो गया, और क्लोरीन के आयोनाइज होने से क्या बना हमारे पास? RNH। ये RNH। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है आपके पास? CCl। अब जैसे ही RNHCCl था तो यहाँ बॉन्ड के निकलने के साथ इस Cl ने इस H+ से रिएक्शन कर ली थी। यानी जो हमारा प्रोडक्ट निकला था वो किस फॉर्म में निकला था? HCl के फॉर्म में। यदि आप एक Cl निकाल देते हैं तो इसकी वैलेंसी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही ये HCl निकला, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड तो आ गया, मगर अभी भी इस कार्बन पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो जो इंटरमीडिएट बना वो इंटरमीडिएट क्या था? RN डबल बॉन्ड CCl, और C पे माइनस चार्ज था। ये एक अनस्टेबल स्पीशीज़ है। हर वो स्पीशीज़ अनस्टेबल होगी जिस पे प्लस या माइनस चार्ज होगा। प्लस या माइनस चार्ज प्रेजेंट होने से या किसी भी कंडीशन में रेडिकल के फॉर्म में होने पर ये जो स्पीशीज़ हैं ये अनस्टेबल होंगी, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बच रहा है, जो इंटरमीडिएट कंडीशन है, वो इंटरमीडिएट कंडीशन क्या हुई? वो हुई RN डबल बॉन्ड CCl, ये माइनस है, और ये Cl पर इस C- का रिपल्शन बढ़ा, तो C- का रिपल्शन बढ़ने से आपका प्रोडक्ट बढ़ना RNC, ये आइसोसाइनाइड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जब हम डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे होते हैं
डायरेक्ट रिएक्शन कर रहे होते हैं तो तीनों क्लोरीन हम पोटेशियम के साथ या अल्कली के साथ निकाल देते हैं, तो हमें ये समझ ही नहीं आता कि अटैकिंग स्पीशीज़ में क्लोरीन का कोई रोल हो भी सकता है, तो ऑप्शन सेलेक्ट करने में गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये जो रिएक्शन थी, इस रिएक्शन में एमीन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाइक्लोरोकार्बीन को दिया था, और डाइक्लोरोकार्बीन कैसे फॉर्म हुआ था ये देख लिया था आपने। फिर ये रिएक्शन को जब हम प्रोलॉन्ग करते हुए आते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास एक बहुत ही ऑफेंसिव बैड स्मेलिंग सब्सटेंस आइसोसाइनाइड बनता है। एरोमेटिक यदि आइसोसाइनाइड होगा तो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्मेल होगी इसकी, ठीक है। तो एरोमेटिक को इसमें प्रेफर किया जाता है। अब जब ये रिएक्शन हमने आगे देख ली तो इसके की पॉइंट्स देखते समय हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि जो भी कार्बेलेमीन सब्सटेंस है, ये कार्बेलेमीन को आप नाम से जानेंगे कि बैड स्मेलिंग है, बहुत बुरी गंध है इसकी, ठीक है। ये 1 डिग्री एमीन का कन्फर्मेटिव टेस्ट है, यानी हमारे पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन है, उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें कोई टेस्ट चाहिए तो हम उस टेस्ट के लिए कार्बेलेमीन को प्रेफर करते हैं। और इसका जो इंटरमीडिएट है वो डाइक्लोरोकार्बीन है, और जो डाइक्लोरोकार्बीन है, इस डाइक्लोरोकार्बीन को आप नॉर्मली इस तरीके से लेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल सिंगलेट टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर है? तो कार्बेलेमीन टेस्ट में अटैकिंग स्पीशीज डाइक्लोरोकार्बीन है, और आप इस रिएक्शन को बहुत सारी प्रैक्टिस में चाहते हैं तो एक नॉर्मल फार्मूला ले लीजिए। नॉर्मल फार्मूला आपके पास आएगा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमीन्स के जो टेस्ट होते हैं, एमीन के टेस्ट में आप लीजिए एक जनरल फार्मूला C3H9N, इसके आइसोमर्स बनाइए और उन आइसोमर्स में देखिए कि ABC मान लीजिए 3 आइसोमर बने, तो उन 3 आइसोमर को डिस्टिंग्विश करने में जो कार्बेलेमीन था वो A के साथ जा रहा था, B के साथ जा रहा था या C के साथ जा रहा था। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला C4H11N, इसके आइसोमर्स फॉर्म कीजिए और उस आइसोमर्स में आप कार्बेलेमीन टेस्ट को अप्लाई कीजिए। एक जैसे ये फॉर्मूला है तो इसमें जो आप प्राइमरी एमीन बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा, C3H7NH2 एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, एक बनेगा आपके पास CH3NH C2H5, और एक स्ट्रक्चर बनेगा CH3N CH3 यदि अमोनिया का एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होता है तो 1 डिग्री, यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन 2 एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होते हैं तो 2 डिग्री, और तीनों हाइड्रोजन 3 एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होते हैं तो 3 डिग्री। तो जनरल फार्मूला सेम था, मगर इस सेम जनरल फार्मूले में कार्बेलेमीन कोई एक ही दे सकता था सब में। तो जो आपका क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन होता है, अब उस मॉलिक्यूलर फार्मूले को किस फॉर्म में लेकर निकलना है ये आपको रिएक्शंस प्रूफ करती हैं। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि आपको कार्बेलेमीन रिएक्शन अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद यदि आप इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा।